हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका हिंदी के एक नए टॉपिक वर्ण और ध्वनि से संबंधित है। तो आज हम वर्ण और ध्वनि के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो हिंदी की 40 महत्वपूर्ण रचनाएं और हिंदी भाषा के इतिहास पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको उनकी वीडियो हमारे चैनल पे जाके मिल जाएंगी। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो आपको नजर आ रहा है कि छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के वर्ण हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अगर हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करें तो इनकी रचना, ठीक है, इनकी जो रचना होती है वो दो व्यंजनों के मेल से होती है। ठीक है, इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। एग्जाम्पल है आपका, जैसे छ है तो छ ये किससे मिलके बना है? तो ये आपका मिलके बना है का और प्लस का से। ठीक है, वही बात अगर करें हम त्रा की तो ये आपका बना है ता और रा। ठीक है, वही अगर बात करें ज्ञा की तो ये मिलके बना है आपका जा और रा से। ठीक है, और एक और होता है श्रा, तो ये भी आपका मिलके बना होता है शा और रा से। ठीक है, तो ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसे वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अपना हम, जो कि है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? आपके ऑप्शन है का या गा, ये आ या आ, पा, भा या था या छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का और गा, ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण के बारे में अगर हम बताएं तो जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से गर्म वायु ना निकले। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से गर्म वायु का ना निकले, ठीक है, गर्म वायु का प्रक्षेपण ना हो, गर्म वायु ना निकले, ना ही हकार की ध्वनि हो, हकार की ध्वनि निकले। ठीक है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ग होता है का, पा, जा, तो उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और सारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपके अल्प प्राण में होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपको बता दें, या, रा, ला और वाह, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये भी आपके किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे हम कि कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये वर्ण नासिक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे हम अपना कि चा, छा, जा, झा या ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपकी तालव्य कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो ये क्यों तालव्य कहलाती हैं? क्योंकि जो आपका चा वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, इनका उच्चारण स्थान की बात करें तो वो आपका तालु होता है। ठीक है, तालु होता है, और ये सभी जो चा, छा, जा, झा, यहाँ है, ये तालव्य वर्ण में आते हैं। किसमें आते हैं? तालव्य वर्ण में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे अपने हम, जो कि आपका वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 11, 45, 33 या 50? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन से हैं? ता, खा, चा या हा? तो घोष वर्ण की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र
ठीक है, स्वर तंत्र में कंपन हो, ठीक है, बोलते समय आपको महसूस होता है स्वर तंत्र में कंपन, तो वो अगर जिन वर्णों बोलने में होता है। और एक और तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, हर वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन है वो आपका घोष वर्ण में आता है। किसमें आता है? घोष वर्ण में आता है, ठीक है। तीसरा, एक सेकंड, कौन कौन सा मैंने बताया आपको? तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है घोष वर्ण, और सभी स्वर ये भी आपके घोष वर्ण में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हा। और जो हा है आपका वो सा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? शा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे अपना, कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 4, 7 या 2? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4। ऑप्शन नंबर बी सही है कि मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री से ऋषि, ठीक है, ये आपकी मूल स्वर होते हैं। और मूल स्वर के बारे में अगर हम कहें तो मूल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता ना लेना पड़े वो मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है आ, जा, हा और सा। तो अघोष वर्ण की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्वतंत्र, ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, ठीक है, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। और हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? पहला और दूसरा व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपने हम, कि शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या अकारांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें अकारांत कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं अपना, कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, छा, त्रा और ज्ञा। ये तो आपको बता चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। जिन व्यंजनों का जो मेल होता है दो व्यंजन से मिलकर बना होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है छा, त्रा और ज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं अपना, कि बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष, स्पर्श, स्वर या व्यंजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये बिना किसी अवरोध के उच्चरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना, कि व्यंजन की परिभाषा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, या बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम, जो कि है वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। वर्णमाला का अर्थ हम कहें तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वो वर्णमाला की मात्राएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित में अयोगवा किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष या महाप्राण? तो राइट आंसर इसका हो जाए ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग को हम अयोगवा कहते हैं। इसमें दो आते हैं, एक अंग और एक आहा। तो ये क्यों होते हैं अयोगवा? क्योंकि ये तो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए ये अयोगवा की श्रेणी में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना, कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 53 है मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम, कि प्लुत वर्ण कौन से हैं? का है, खा है, ओम है या घा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम, ठीक है। ओम जो है वो आपका प्लुत वर्ण के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? तो प्लुत वर्ण के बारे में बता दें कि जिनको उच्चारित करने में, ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारित करने में तिगुना समय लगता है,
कितना समय लगता है? तिगुना। ठीक है, यह आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप बोलते हैं तो समझ में आता है। तिगुना समय लगे वो प्लुतवर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में तिगुना समय लगे वो प्लुतवर्ण। जैसे ओम है तो आप बोल रहे हैं ओ इम, ओम इम, मतलब ऐसे तो जल्दी बोल जाते हैं ओम, लेकिन जब बोलते हैं ओम तो 3 तिगुना समय लगता है। ठीक है, 3 वर्णों का समय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं अपने हम, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं आ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? आ। तो ये जो आपका आ बनता है ये आपका दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे अपना हम, कि शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन विराम अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संगम कहते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि संगम होने या ना होने से वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर दिया गया कि शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन का जो समय लगता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे कि एक शब्द है दवा खाना, इसे मैंने एक साथ पढ़ लिया दवा खाना, तो ये हो गया एक, मतलब दवा खाना, इंग्लिश में से मेडिकल भी बोलते हैं, तो ये दवा खाना। अगर से मैं थोड़ा विराम दे के बोलूं कि दवा खाना, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाए कि आपको दवा खानी है, दवा खाना। ठीक है, और अगर अगर ये एग्जाम्पल भी आपको नहीं समझ तो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, जैसे दवा पीली है। ठीक है, दवा पीली है। ठीक है, इसका मतलब है कि दवा का जो कलर है वो पीला है, दवा पीली है। और वही चीज अगर मैं थोड़ा रुक के बोलती हूँ कि दवा पीली है, दवा पीली है और दवा पीली है, मतलब एक जो है दवा पीने के लिए बोल रहा है और एक दवा का कलर बता रहा है। ठीक है, तो ये शब्द तब समझ में आते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम, कि उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है महाप्राण, अल्प प्राण, अनुतान या तालव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। ठीक है, और इस स्वर लहर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। अगर एग्जाम्पल से मैं समझाऊं आपको तो कि जैसे एक सामान्य सा अर्थ में ले लेती हूँ कि आप कहते हैं कि यह कलम राम की है, यह कलम राम की है, ये आपका एक सिंपल सा टेंस है। ठीक है, सिंपल सा है कि यह कलम राम की है, कोई बात नहीं। लेकिन यही अब आश्चर्यजनक से पूछेंगे यह कलम राम की है, तो मतलब इसमें आश्चर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज, इसी चीज को होता है अनुतान। ठीक है, यही चीज आपकी अनुतान कहलाती है कि यह कलम राम की है, आप आश्चर्य से पूछ रहे हो किसी से कि यह कलम राम की है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अनुतान में और एक सिंपल से वर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे हम अपना, कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो इसका ऑप्शन है शब्द, भाषा, वाक्य या शब्द। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लघुत्तम इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम, कि लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? जो छोटी सबसे ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वर्ण के ना टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, आप वर्ण को और कितना छोटा करोगे? जैसे यहाँ पे ये मैंने का दे दिया है, तो आप का को और क्या छोटा करोगे? नहीं कर सकते ना, इसके टुकड़े आप नहीं कर सकते। आप वाक्य के टुकड़े कर सकते हो, शब्द के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन आप वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए ये लघुत्तम वाग ध्वनि कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, कहां से लेके? का से लेके, का वर्ग से लेके और पा वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और इनकी संख्या की बात करें तो
25 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना हम। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठे। ऑप्शन नंबर बी, कंठे कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। इसे आप का से भी ध्यान रख सकते हो, का से कंठ और का से का वर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम, जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 30, 25, 40 या 50। तो अभी मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि स्पर्श व्यंजन की संख्या ऑप्शन नंबर बी 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? तो का वर्ग से लेकर का वर्ग तक जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसकी श्रेणी में आते हैं, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और अभी जो एग्जाम आपके हैं जैसे यूपीएससी, यूपी पुलिस के एग्जाम है, उनमें ये पूछे जाने की संभावना 100% है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो लाती रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।